डिप्रेशन देखिए नाम से मालूम है, डिप्रेस होना, सिंपल सी बात है। ये अल्लाह ताला ने जो इंसान की ब्रेन बनाया है उसके लिए मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। एक स्पेशल फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं मूड, तबीयत। इसमें क्या होता है कि ये बीमारी असल में तबीयत की बीमारी है, मूड की बीमारी है, जिसमें इंसान परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे कम से कम 2 से लेकर 3 हफ्ते तक उसकी मूड ऑफ होता है, वो सैडनेस होती है, उसको मायूसी होना शुरू हो जाता है। और लोग इसको फिर मुख्तलिफ अल्फाज से इसको बयान करते हैं। कुछ कहते हैं मेरा दिल बांध है, कुछ कहते हैं मेरा दिल परेशान है, कुछ कहते हैं मेरे दिल पे बोझ है, कुछ कहते हैं मेरे दिल के बाल बांध हो गए, कुछ कहते हैं कि मेरे दिल में खुशी नहीं आ रहा, कुछ कहते हैं मेरे दिल खून से भर गया, कुछ कहते हैं कि जी मेरे दिल, बहुत सारे, हर इलाके की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। वो चाहे किसी भी ज़बान, पश्तो में हो, उर्दू में हो, पंजाबी में हो, वो मुख्तलिफ अल्फाज, यानी मैं समझता हूँ कि हर ज़बान में इस सैडनेस को कम से कम 30 से 40 किस्म के मुख्तलिफ अल्फाज मिलते हैं जो कि लोग कहते हैं। इसके जो मेन और इंटरनल जो फोकस होती है वो ये कि जी इंसान को दिल में खुशी नहीं आता। अब जब खुशी नहीं आता तो इस मूड वाले एरिया से और भी एरिया मुतासर हो जाते हैं। इसमें मूड के साथ साथ यानी मुस्तकिल विदाउट एनी रीज़न, जब कोई भी रीज़न ना हो, ना कोई नुकसान हो चुका हो, ना आपकी ज़िंदगी में कोई ऊंच नीच आया, लेकिन आप अंदर से मायूस होना शुरू हो जाते हैं। इसके पहला शर्त ये। अब उसके बाद जो और एरिया मुतासर होते हैं वो स्लीप गया, इंसान को नींद नहीं आता, भूख नहीं लगता, उसको कब्ज़ की महसूस होती है, उसकी जोड़ों में, मसलों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो एट द सेम टाइम उसकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है, फोकस नहीं आता है, ना खुद किसी चीज़ को रिकॉल बेहतर कर सकते हैं, ना कोई और चीज़ उसके दिमाग में बेहतर तरीके से इंटर होता है। जैसा अक्सर जो है ना लोग कहते हैं कि जी मेरी कंसंट्रेशन ठीक नहीं, मेरी मेमोरी जो है ना वो ठीक नहीं, मायूसी होती है। इंसान समझता है कि जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब मुझसे कोई चीज़ हो नहीं पा रहा, मुझ में कोई हिम्मत ही नहीं होती, मुझ में ये चीज़ नहीं होता कि मैं मसले हल करूँ, मैं मसलों को फेस नहीं कर पाता। और साथ साथ ये भी होती है कि जी इंसान मुख्तलिफ जिस्मानी अलामात भी उसके साथ स्टार्ट करते हैं, जो स्पेशली लोग जो है ना मेल हो या फीमेल, उनमें सेक्सुअल डिज़ायर या ड्राइविंग जो है वो कम हो जाती है, वो परफॉर्म सही नहीं कर पाता, और उसके बाद उसकी जॉब वगैरह जो है ना उससे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको टोटल ये है कि जो 5 कोर सिम्टम है, उसके मूड कम हो जाना, स्लीप का ना होना, कंसंट्रेशन का नहीं होना, उसकी भूख सही तरीके से ना लगना, और एट द सेम टाइम ये जो है लोग इसी हालत में जो बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो ये है इसकी कोर सिम्टम। अब ये है कि जी अगर आप समझते हैं कि जी इसके डेटा कितना है, तो सोसाइटी में अगर हम ग्लोबली देख लें, इस वक्त सब लोग इस पे मुत्तफिक हैं कि 5 से लेकर 10% ग्लोबली जितनी भी दुनिया में लोग हैं, उससे 5 से लेकर 10% लोग डिप्रेशन के मुख्तलिफ जो वो है सेवेरिटी है, चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो या स्वेयर हो, वो उनमें से कोई ना कोई बंदा कहीं ना कहीं मुतासर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक क्लास या एक फैक्ट्री या एक कॉलेज के क्लास में कोई 100 के बच्चे हों या 100 मजदूर हों, तो उनमें से 5 से लेकर 10 लोग जो है ना वो डिप्रेशन के मुख्तलिफ सिविरिटी में मुतासर होंगे दे उसमें। और साथ साथ इसमें एक जो ख़तरनाक चीज़ है वो यही है कि यही लोग जो है ना वो सुसाइड आइडियाज़ या सेल्फ मैचुरेशन बिहेवियर की तरफ भी चले जाते हैं, जैसे लोग अपने आप को ज़ख्मी करते हैं इस बीमारी में, और या कभी कभार वो सुसाइड का भी सोचते हैं जब स्पेशली उसे ये अंदाजा हो कि मैं कुछ काम कर नहीं हूं। ठीक है। अब डेटा ये बताते हैं कि डिप्रेशन से इस वक्त भी ग्लोबली, जैसे कहते हैं कि जी इस वक्त तो पाकिस्तान में भी इस डेटा आ चुका है कि लोग जो है ना वो कम से कम 1 घंटे में एक बंदा अपना सुसाइड करता है। अगर वो सुसाइड की टोटल डेटा लिया जाए तो उनमें से जो एक बंदा 1 घंटे में सुसाइड करता है, तो उनमें से जो डिप्रेशन वाले लोग हैं वो एटलीस्ट उन उन उस तादाद में से आधे से लोग जो है ना वो डिप्रेशन की वजह से करते हैं। बाकी लोग जो है कोई सोशल इश्यूज होते हैं, कोई एंजाइटी होता है, कोई ड्रग एब्यूज, कोई प्लान, कोई प्लान। तो ये भी एक उसकी ख़तरनाक अलार्म वो चीज़ है। और अब ये है कि इस डेटा के मौजूदगी में यहाँ पर जो जो भी है सहूलतें ना होने के बराबर हैं, सहूलतें ना होने के बराबर हैं। यानी अगर आप ये समझ लें कि अगर माइल्ड मॉडरेट स्वेयर में से अगर आप ले लें, हाँ पाकिस्तान का जो डेटा है वो जो मैंने कहा ग्लोबल जो है ना 5 से लेकर 10%, लेकिन पाकिस्तान का जो डेटा इस वक्त आ चुका है वो है 15% के लगभग, कि हमारी पॉपुलेशन में ये 15% जिसको एग्जिस्ट करती है। उसका मेन वजह ये कि हमारी एक जोग्राफिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक, हमारी जो कल्चर के हालात हैं,
لوگوں کے ساتھ یہاں تعلیم نہ ہونا، لوگوں کے بے روزگار ہو جانا، وہ چیز بھی جو ہے نا اس چیز کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو لوگوں کی ڈپریشن، علاجوں کی کمی ہو جانا اور پریویلنس بہت زیادہ ہو جانا، کیونکہ انسیڈنس بھی اس کے زیادہ ہے تو پریویلنس بھی اور بھی زیادہ ہے. تو لہٰذا اس تمام چیزیں کے مل کے یہ 15% اینڈ کچھ اسٹڈیز یہ بھی آ چکی ہیں کہ 50 سے لے کر 20% تک. ایک اسٹڈی میں تو 30% آئے تھے جس کو پھر بھی دوبارہ ریوائز کیا گیا. تو اب یہ کہ اس سویئر سچویشن میں یہاں پر سہولتیں نہ ہونے کا ہے مین وجہ یہ کہ یہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہیومن ریسورس اس کے بارے میں ٹریننگ نہ تو ڈاکٹروں کی شکل میں، نہ سائیکالوجسٹ کی شکل میں، نرسز کے شکل میں، سوشل ورکر کی شکل میں، این جی اوز کی شکل میں، اور ہماری میڈیا، ریڈیو یا ایکس وائی زیڈ اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولتا. مختلف وجوہات سے ان کی اپنی اپنی پر مجبوریاں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ انسیڈنس اور بڑھتا جا رہا ہے. اب اگر ہم ایٹیالوجی کی طرف جائیں تو اس میں 3 مین گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو کہ انسانی جسم سے تعلق رکھتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بایولوجیکل یا فزیولوجیکل، اور دوسرے جو ہے نا وہ سائیکالوجیکل ہیں، اور تک جو ہے وہ سوشل جو کہ بہت بڑی ہے. بایولوجیکل سے ہمارا مراد یہ کہ کبھی کبھار انسان کو یہ بیماری وراثت میں ملتی ہے ماں باپ سے، اور بڑی اوپر کے نسلوں سے جو ہے نا وہ نسل در نسل وہ جاتے رہتی ہے. اس کا مین وجہ یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کی شادیاں ہیں وہ اپنی کلوز فیملی یا ریلیٹیوز میں ہوتے ہیں ایک، اور دوسرا لوگ پوچھتے نہیں کہ جی اس خاندان میں کوئی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے یا کوئی بیماری نہیں، یہاں پہ نہیں پوچھی جاتی، جس کی وجہ سے کبھی کبھار 2 فیملی ایک ساتھ کراس ہو جاتے ہیں تو بچوں میں یہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں فیملی کاؤنسلنگ نہیں یا میرج کاؤنسلنگ نہیں، لوگ میرج سے پہلے چیزوں کو دیکھتے نہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، مختلف کلچرل اس کے وجوہات کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ وجہ ہے کہ جی یہاں پر یہ بیماری جو ہے نا وہ جینیٹکس میں بہت رن کرتی ہے. اگر وہ جینیٹکس میں نہ آیا ہو تو کبھی کبھار ایک ہی بندے اسی بندے سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھار اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جی انہی لوگوں میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے. مثال فرض کریں برین کی ایک بیماری ہو، ٹراما ہو جائے، اس کے ساتھ وہاں کیمیکلز کے امبیلنس ہو، ہارمون کا امبیلنس ہو، اور وہاں پہ ایک مخصوص قسم کا نیورو ٹرانسمیٹر اور سرکٹ ہوتے ہیں برین کے اندر جو موڈ کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے لیے 3-4 نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں یا ہارمون بھی اس کو کہتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر بھی کہتے ہیں. ان کی کمی اور بیلنس کی خراب ہونے کی وجہ سے جو 4 لو ہیں، سیروٹونین ہے، نورپینفرین ہے، ڈوپامین ہے اور ہسٹامین ہے، تو یہ جو بینزوڈائزپین، یہ سارے گروپ ہے. تو ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں پہ کمی شمی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم سائیکالوجیکل دیکھیں تو یہ بھی بہت بڑا گروپ ہے جو کہ سائیکالوجیکل، بچے کا بچپن کیسے گزرا ہے، ماں باپ اس کے کیسے تھے، ان کی پیرنٹنگ ٹریننگ کیسے تھی، کتنی اسٹریس سے گزرے ہیں، وہ بلنگ ہوا ہے، وکٹمائز ہو چکا ہے بچہ. یہ بچپن کی باتیں میں کر رہا ہوں. ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اسکول کے حالات ٹھیک نہیں تھے، وہاں وہ ایکسیڈنٹس بچوں کے ساتھ ہوئے ہیں، وہاں بچوں کو اغوا کیا گیا ہے، وہاں پہ ایبیوز جیسے وہ جسمانی ہو، سیکشول ہو، روحانی ہو، کوئی ڈسکریمنیشن ہو، تو وہ بھی جو ہے نا بچپن سے جب بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں ان میں ولنریبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر یہی بچے جو کہ بچپن میں ہو، پھر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا اسکول نہیں ملتا، کالج نہیں ملتا، رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتا، آپ کے لیے سب ٹراماز ہو، آئسولیشن جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے. وہ ماں جس کے بچے زیادہ ہوں وہ مائیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. وہ ماں جس کے پیٹ پہ پریگننسی ہو تو وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ولنریبل یہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا مل کے پھر انسان کو جو ہے نا وہ ایک اور ولنریبل فار ڈپریشن بنا لیتے ہیں. پھر آپ کو پہلے میں نے کہا کہ اور بھی بیماریوں کی وجہ سے، جیسے شوگر کی بیماری ہو، کسی کو آرتھرائٹس کی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، کینسر ہو، لوگوں کو پیٹ کی کرونک بیماریاں ہوں، جوڑوں کی کرونک بیماریاں ہوں، تو سازاری بیماری تو کوئی پسند نہیں کرتا. تو اس سے بھی انسان پہ بہت بڑی دباؤ ہوتی ہے، اور سلولی اینڈ گریجولی وہی بندہ جو ہے نا وہ دین ولنریبل ہو جاتا ہے فار ڈپریشن. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی پھر اس کے بعد وار ہے، پولیٹیکل سچویشن ہے، لوگوں کی غربت ہے، لوگوں کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وائلنس ہے، شہروں میں بڑے لوگوں کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے، جسمانی وائلنس ہو، گھر میں ڈکیتیاں ہوتی ہے، اغوا ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو بھی آنے والے وقت میں آپ کو ولنریبل کر لیتے ہیں. تو یہ ایک تینوں کلاسز، چاہے وہ سائیکالوجیکل ہو، سوشل ہو اور یا بایولوجیکل ہو، یا کوئی ایک یا تینوں مل کے انسان کو آنے والے وقت میں ولنریبل کر لیتے ہیں فار ڈپریشن. اب اگر میں اس کو اور بھی گننا شروع کر دوں تو میرے خیال میں یہ پورا سیشن میرا آپ کے اس پہ ایٹیالوجی پہ ختم ہو جائے گی.
जाएगी। कोई ऐसा चीज़ नहीं, कोई ऐसा सोशल नहीं जो आपकी ब्रेन को मुतासिर ना करे, कोई ऐसा ब्रेन नहीं जो बाहर की दुनिया की इन मुश्किलात को वो एहसास ना करे, सेंसिटाइज ना करे, फील ना करे। तो ये इसका मतलब ये हो कि हर चीज़ जो है ना वो होती है, पेरेंटिंग है, वालदेन है, फिर शादियाँ हैं, फिर उसके बाद बच्चे हैं, फिर उनके मसाइल हैं, वो गिनना शुरू हो जाए तो एक बहुत सारे। अब ये चीज़ें जो है ना ये तब काम करती है साइकोलॉजिकल और सोशल, जब आपकी बायोलॉजिकल वनरेबिलिटी ज़्यादा हो। यानी जिसका मैं मिसाल लोगों को ये देता हूँ कि अगर किसी बंदे का शुगर, उस वक्त बहुत चांस है कि अगर आपकी ख़ानदान से शुगर की वनरेबिलिटी आई है, लेकिन फिर आपने अपनी लाइफ में गलतियाँ की, एक्सरसाइज नहीं की, खुराक का ख्याल नहीं किया, अपने आप को कंट्रोल शेड्यूल में नहीं किया, तो दिन आप वनरेबल हो, दूसरों के बनस्बत शुगर आपको हो सकता है। तो इस डिप्रेशन में भी ये कहानी बहुत मिलती जुलती है। अब अगर ये बीमारी अगर हम देखें कि इसकी सिम्टोमेटोलॉजी, तो अगर आपको डेफिनेशन में देखा था डिप्रेशन में कि वहाँ 5 बड़ी चीज़ें थी कि आपका मूड ऑफ हो, यानी कि विदाउट एनी रीज़न मूड ऑफ हो, और वो स्पेशली सुबह के वक्त आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो, सुबह। दोपहर में फिर आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। एक, दूसरा मैंने कहा कंसंट्रेशन, तीसरा लेक ऑफ स्लीप, और तीसरा जो चौथा जो है मैंने आपको बता दिया कि आपका फटीग होना, एक्सरसाइज होना, कब्ज होना, सेक्सुअल डिज़ायर कम होना। तो ये चीज़ें जो है मेन है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी लिस्ट स्टार्ट हो जाती है कि उसमें जो मेन चीज़ है वो आपकी फिर देन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप जब ये चीज़ें फील करते हैं तो साफ ज़ाहिर है जब आपका मूड ऑफ हो, आपसे काम ना होता हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है, आपका सेल्फ स्टीम कम होना शुरू हो जाता है, और आप ये समझते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। इससे बेहतर ये है कि जी उसको बाद में सोचते हैं कि जी मैं मर जाऊँ तो अच्छी बात है। फिर आपकी कोपिंग स्किल खराब हो जाते हैं, आप किसी चीज़ को डील नहीं कर सकते हैं, जॉब को, बिजनेस को, लोगों के साथ इंटरेक्शन को, कोपिंग स्किल आपके बहुत ही खराब हो जाते हैं। तो दिन हम ये समझते हैं कि जी उसकी वजह से लोगों में जो है ना ये चीज़ फिर से वल्नरेबिलिटी या उसकी सिम्टोमेटोलॉजी भी बढ़ जाती है। आपको भी जिस्मानी अलामात बहुत होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। आप अंदाज़ा लगाए, मैं लोगों से बात करता हूँ कि किसी भी माँ बाप का अगर जवान बेटा बेटी की फौतगी हो जाए, ठीक 3 महीने के बाद उसको जोड़ों का तकलीफ स्टार्ट हो जाता है, शुगर का तकलीफ स्टार्ट हो जाता है, उसको नींद नहीं आता, उसके बड़े बड़े पट्टों में दर्द हो जाता है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता। वो ये बाबा जो है ना फिर हमें मुख्तलिफ डॉक्टरों पे जाते हैं, हाइपरटेंशन के डॉक्टर को, ये मैदे के डॉक्टर को, ये जोड़ों के डॉक्टर को। फिर उसके बाद हुआ, लेकिन डॉक्टर वो सारे टेस्ट करते हैं, कहते हैं नहीं आपको तो कोई टेस्ट में कोई नॉर्मलिटी नहीं, लेकिन वो असल में उनकी डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। अब बात यह है कि जी अगर आप इस सिम्टोमेटोलॉजी को देख लें तो उसमें जो मेन खतरनाक चीज़ है वो यही है कि आपका से काम नहीं हो पाता, आपसे चीज़ें नहीं होती। जब आपसे काम नहीं होता, आपसे चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो आपको फीडबैक जो है ना वो नेगेटिव देते हैं। तो उसकी वजह से इंसान को जो सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। फिर जब छोटी छोटी बातें होती हैं उस पर अपने आप को जख्मी करना, मुक्के मारना, भूख, खाना नहीं खाना, हर दिन घर पे एहतजाज करना, हर दिन अपने घर को कमरे में वो महदूद करना। जब उसको और भी फीलिंग होते हैं तो वो कहते हैं कि शायद किसी ने मुझ पे जादू किया है, कि शायद मुझे किसी ने मेरे साथ जुल्म किया है, कि शायद लोग जो है मुझे नहीं चाहते हैं, वालिद माँ बाप बहन भाई मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से एक नुकसान होना शुरू हो जाता है इन्हीं लोगों में कि वो शकी मिजाज बन जाते हैं, उनमें सुसाइडल आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं, उनमें वायलेंस आना शुरू हो जाता है, वो घर से भागना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ों को पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना उनकी ख़राब हो जाती है, डिसीजन मेकिंग फैसले जो है ना उनके ख़राब हो जाते हैं, और हर जगह पे नुकसान 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 नुकसान। अब अगर हम देख लें कि जी इनके ये जो सिम्टोमेटोलॉजी है तो उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जब आप डॉक्टर देखते हैं कि इसको डायग्नोसिस किया जाए, तो डॉक्टरों ने अपनी तजर्बे की बुनियाद पे अपनी ट्रेनिंग में मुख्तलिफ स्केल अपने दिमाग में रखे होते हैं। जब मरीज़ से बात करते हैं तो उस स्केल के मुताबिक उन्हें डायग्नोस करते हैं कि इस मरीज को डिप्रेशन हुआ है। फिर कौन सा डिप्रेशन है, माइल्ड यानी छोटे दर्जे का, दरमियानी दर्जे का या बड़े दर्जे का। फिर वो हर दर्जे के अपने अपने सिम्टम होते हैं, आलामात होते हैं, फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ भी होती है। फिर ऐसे फिर वो डॉक्टर उसको करते हैं, साथ साथ डॉक्टर कभी कभार उसका बीपी भी देखते हैं, शुगर भी देखते हैं, उसकी थायराइड का भी देखते हैं, उसके मुख्तलिफ हार्मोन्स को भी देखते हैं, या उसके अलामात को देखते हैं कि उसके साथ वो डिजीज़ ना हो।
कोई और डिजीज साथ ना हो, या किसी डिजीज की वजह से ये मामला जो है ना वो इनको ना हो चुका हो। तो देन आफ्टर जो है ना जब ये डायग्नोसिस बन जाए, चाहे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, फिर उसको ट्रीटमेंट मोडेलिटी स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो माइल्ड डिप्रेशन वाले थे वो अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, वो अम्मी से, बाबा से, बहनों से, दोस्तों से मशवरा करते हैं कि जी मेरा इलाज किया जाए। तो यही लोग जो है ना फिर वो मुख्तलिफ लोगों के पास वहाँ जाते हैं, बहुत देर के बाद आते हैं, इवन फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते। खैर कभी कभार जो नहीं वो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास भी इनके वो जाते हैं। कुछ लोग जो बहुत एजुकेटेड हो या उनको स्टिग्मा ना हो या वो शर्माता ना हो या कुछ हो, तो वो फिर साइकेट्री यूनिट में भी आ जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं। तो जो माइल्ड लोग होते हैं उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि उनको साइकोथेरेपी सेशन किया जाए, काउंसलिंग किया जाए, साइको एजुकेशन जो है ना उनको किया जाए, उनकी मुख्तलिफ इश्यूज़ को किया जाए, उनको कोपिंग स्किल बता दिया जाए, उनको ये बताया जाए कि जी आपका मसला क्या है, क्या वजूहत है, उसको कैसे डील किया जाता है, उनको खुद स्ट्रेंथन और उनका ताकतवर बनाया जाता है कि वो अपने डिप्रेशन का अपनी सोच और फिक्र से जो है वो इलाज करें। लेकिन अगर मॉडरेट फॉर्म के हो तो देन हम समझते हैं कि जी इसके लिए फिर दवाई की भी ज़रूरत है, तो उसको फिर दवाई प्लस साइकोथेरेपी दोनों को प्लस किया जाता है। या कभी कभार जो है डॉक्टर अगर सहूलत ना हो उसको सिर्फ साइकेट्री जो मेडिकेशन है वो उस पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सीवियर फॉर्म है वो ख़तरनाक होती है, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। जब आप डिप्रेशन की वजह से शकी मिजाज हो जाए, डिप्रेशन की वजह से आप खाना ना खाएं, डिप्रेशन की वजह से आपको सुसाइडल आइडिएशंस आ जाए, डिप्रेशन की वजह से आप जॉब छोड़ जाएं, डिप्रेशन की वजह से आपकी दुकान बंद हो जाए, आपका कारोबार बंद हो जाए, आपका और बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, आपके बच्चों के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, तो दिन हम समझते हैं कि जी यहाँ पर एक मेजर उसकी ज़रूरत होती है। तो दिन यहाँ पर इस क्या किया जाता है कि अब देख यहाँ पर भी जो है फिर साइकोथेरेपी के साथ साथ और ड्रग ट्रीटमेंट के साथ साथ कभी कभार वो मरीज जो कि बहुत सीवियर होते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं, तो हमें करंट के इलाज की भी सोचना होता है। हम डीप स्टिमुलेशन वो भी जो है ना मरीज को देते हैं ताकि वो मरीज जो है ना वो इसके बारे में ठीक हो जाए और अच्छे से। जो लास्ट वो है पोर्शन है वो ये कि जो डिप्रेशन है जिसकी खुशी की बात है कि अगर डिप्रेशन को आप माइल्ड फॉर्म में इलाज करें तो ये कहानी कहा जाता है कि मोर देन 70% लोगों को इफादा हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे सीवियर फॉर्म में आप जाते हैं उतने ही उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो कम से कम हो जाती है। उससे फिर ये होता है कि जी उस वक्त जब प्रोग्नोसिस जो होती है फिर आपको दवाएं भी देनी पड़ती है, साइकोथेरेपी भी करनी पड़ती है, इवन ईसीटी भी लगाने पड़ते हैं। जब बहुत ज़्यादा फॉर्म जब आप सुसाइड की तरफ जाएँ या खाना ना खाएँ या आपको मुख्तलिफ साइकोटिक सिम्टम्स हो जैसे आवाज़ें आना, शकी मिजाज हो जाना और आवाज़ें लगता है कि जी अपने आप को मार डालो, तुम गंदे हो, तुम बुरे हो, तो दिन हम कहते हैं कि जी इस मरीज़ के लिए जो है ना फ़ौरन फिर हमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है ना वो करना पड़ता है। अब ये है कि जी इस पेशेंट्स में जो बेकार जो मामला है जो मेंटल हेल्थ के वाले से स्पेशली और डिप्रेशन के पहले से ज़्यादा वो स्टिग्मा। तो स्टिग्मा में जो ख़तरनाक है वो ये कि लोग जो है ना जो स्टिग्माटाइज होते हैं वो अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। वो ये समझते हैं कि लोग मुझे कमतर समझते हैं, लोगों में वो शामिल नहीं होना चाहता, लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता, लोगों से दूर रहना चाहता है और ये समझता है कि जैसे लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये समझते हैं कि अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे दिल की परेशानी है तो लोग कहेंगे ये बुज़दिल है, ये नाकाम है, ये बेकार है, ये शादी के काबिल नहीं है, वो बात नहीं कर सकता, फिर कोई मुझे बीवी मेरी शादी नहीं करेगा, बीवी मेरे साथ नहीं रहेगी, बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे, लोग मुझे कहेंगे ये पागल हो गया है, लोग कहेंगे कि जी वो भी है, या कभी कभार वो इसके लिए डॉक्टर मुझे दवाएं देंगे, फिर सारी ज़िंदगी में दवाई खाऊंगा, लोग जो है ना वहाँ पे मुझे बांध लेंगे, वो जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। फिर जो रेडियो टीवी वगैरह जो है ना वो साइकेट्री डिपार्टमेंट या साइकेट्री का जो गलत रंग देते हैं, लोग डरते हैं कि जी ईसीटी करंट कैसे दिया जाता है, दवाएं कैसे दे, वो साइकेट्रिस्ट का एक हुलिया दिखाया जाता है जिसके बाल बड़े बड़े हों, अजीब अजीब चेहरा बनाया हो, तो लोग जो है ना फिर स्टिग्मेटाइज भी हो जाते हैं।